गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना अध्याय रहेगा 5वां, लोकतंत्र। इसका अखबार भी रहेगा 5। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हो। हमारा टारगेट 100 में से 100 अंक प्राप्त करना। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की संपूर्ण सीरीज प्रत्येक पाठ की अध्यायवाद करवा दी जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी शब्द है, उसका हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसमें तीनों सही हैं, लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। इसका आंसर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन एक लाइन में पूछा जाए कि अंग्रेजी शब्द शब्द का अर्थ है, तो आपको लोकतंत्र, प्रजातंत्र और प्रजातंत्र तीनों लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र का मुख्य रूप है। आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र का मुख्य रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। यह कथन किस विद्वान का है? लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, तो यह किसने कहा था? तो यह बर्न्स ने कहा था। बर्न्स ने कहा था लोकतंत्र ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है? तो उसके लिए आर्थिक समानता, सत्ता का विकेंद्रीकरण, लिखित संविधान एवं लोकतांत्रिक परंपराएं, दय में अयोग्य एवं निष्ठाहीन राजनेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित संविधान एवं लोकतांत्रिक परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतंत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का अच्छा उदाहरण है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का अच्छा उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त छवि, जैसे नगरीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन, छावनी बोर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण लोकतंत्र एक लज्जाहीन धारणा है। यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान ने कहा था कि पूर्ण लोकतंत्र एक लज्जाहीन धारणा है? तो यह कहा था बर्क ने। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 7वां, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप से कौन से देश में अपनाया गया है? संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों को मिश्रित रूप से कौन से देशों में अपनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह अब्राहम लिंकन का। यह लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा है, इसको इम्पोर्टेंट भी मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ है। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है? तो ब्रिटेन। वहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण मान सकते हैं ब्रिटेन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदात्मक पूछे तो ब्रिटेन, और अध्यक्षात्मक पूछे तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनता का शासन लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता होती है। यहाँ पर जनता शब्द का अर्थ किससे लिया जाता है, किससे लिया गया है? तो यहाँ पर जनता का अर्थ संपूर्ण जन समूह है एवं प्रत्येक व्यक्ति से है। जनता का शासन मतलब जन समूह या प्रत्येक व्यक्ति, यही जनता शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक परिस्थिति कौन सी है? लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है जो सर्वाधिक उपयुक्त हो? वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए अति आवश्यक है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जनता का जागरूक होना। क्वेश्चन नंबर 7 है,
आधुनिक काल में प्रतिनिधि लोकतंत्र के कौन से रूप प्रचलन में है? आधुनिक काल में प्रतिनिधि लोकतंत्र के कौन से रूप प्रचलन में है? तो आपने दो पढ़े हैं, संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक। संसदीय कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्रिटेन की, और अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र की सफलता हेतु राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। इसका उदाहरण दीजिए। एक नंबर ऑप्शन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने से लोकतंत्र का अंत हो गया। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अर्थव्यवस्था के अविकसित होने के कारण लोकतंत्र का उदय हुआ। दोबारा से देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने से लोकतंत्र का अंत हुआ और तानाशाही का उदय हुआ। दूसरा ऑप्शन है, द्वितीय विश्व के बाद यूरोप में अर्थव्यवस्था के अविकसित होने के कारण लोकतंत्र का अंत और साम्यवाद का जन्म हुआ। तो तानाशाही का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी और इटली में, और यूरोप में साम्यवाद का उदय हुआ था लोकतंत्र के समाप्त होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, जनमत निर्माण हेतु दो लोकतांत्रिक साधनों के नाम लिखिए। तो रेडियो और दूरदर्शन, साहित्य और प्रेस। रेडियो, दूरदर्शन या साहित्य या प्रेस। लोकतंत्र का आधार बताइए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का आधार क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकतंत्र के विपक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। लोकतंत्र के विपक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। तो बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, उदासीन मतदाता। यही लोकतंत्र के विपक्ष में दो तर्क है कि बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, मतलब जो शिक्षित लोग हैं वो उदासीन रहते हैं इसके लोकतंत्र के खिलाफ, और उदासीन मतदाता, जनता है वो वोट कम डालती है। इसे ऐसे समझ सकते हो। लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला, डेमोक्रेसी शब्द किन शब्दों के संयोग से बना है? इसका सामान्य सर्वमान्य अर्थ क्या है? तो डेमोक्रेसी शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस व क्रेटिया से के संयोग से बना है। यदि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक समय में इसका अर्थ जनता से लिया जाता है। क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। डेमोक्रेसी का सामान्य अर्थ हो गया जनता की शक्ति या जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने अपने व्यापक रूप में लोकतंत्र की अवधारणा में कौन से तीन अंतः संबंधित अर्थ निहित है? तो अपने व्यापक रूप में लोकतंत्र की अवधारणा में निम्नलिखित तीन अंतः संबंधित अर्थ निहित है। वह निर्णय लेने के लिए एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतंत्र के तीन प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र के तीन प्रमुख गुण कौन से? सार्वजनिक हित में वृद्धि, दूसरा है कार्य कुशल शासन, तो तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। इस सार्वजनिक हित में वृद्धि, लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इस कारण सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के कार्यों में रुचि लेता है। कार्य कुशल शासन से मतलब है लोकतांत्रिक शासन में जनमत, जन सहयोग, जनता के प्रति शासन के जवाबदेही होने के कारण शासन कुशलता बनी रहती है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन, लोकतांत्रिक शासन सार्वजनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के किन्हीं दो दोषों को बताइए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उसके दो दोष बताने हैं आपको। तो सार्वजनिक धन, समय का अपव्यय। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों और कानूनों के निर्माण में अत्यधिक खर्च होता है, साथ ही वह भी बर्बादी भी होती है, तो समय की बर्बादी होती है। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में अधिकतर बुद्धिजीवी वर्ग उदासीन रहता है क्योंकि अपने गुणों की बजाय संख्या बल से अधिक महत्व दिया जाता है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो दोष कौन से हो गए? सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय, ज़्यादा खर्च होना। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतांत्रिक शासन की तीन विशेषता बताइए। लोकतांत्रिक शासन की तीन विशेषता। यह उदारवादी संविधान में आस्था रखता है, यह साधन है साध्य नहीं है, यह लोक प्रभुत्व में विश्वास रखता है।
लोकतांत्रिक शासन की तीन विशेषता कौन सी हो गई? उदारवादी शासन में आस्था, यह साधन है साध्य नहीं है, यह लोक प्रभुत्व में विश्वास रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है, इस कथन को सिद्ध करना है। सिद्धांत लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उत्तरदायी दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोकतंत्र में असफलता की जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर नहीं लेता है। लोकतंत्र में जो नेता पहले करते हैं वो बाद में नहीं करके दिखाते हैं, और जो कार्य किए उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं नहीं लेते हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष असफलता के लिए एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराने में लगे रहते हैं, इसलिए आलोचक लोकतंत्र को उत्तरदायी शासन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता भ्रम मात्र है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता भ्रम मात्र है। लोकतंत्र में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता तो प्रदान करता है, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता तो प्रदान करता है, किंतु लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में धनवान व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, धनबल के आधार पर चुनाव जीतकर विधायिका में कानून की धनिक वर्ग के हितार्थ में ही बनाते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता भ्रम मात्र है। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 3 शर्तों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 3 शर्तें। तो सबसे पहले 3 शर्तें देख लेते हैं। शांति तथा व्यवस्था, दूसरा है शिक्षित और जागृत जनता, और तीसरा हो गया आर्थिक समानता की स्थापना। तो शांति तथा व्यवस्था, लोकतंत्र की सफलता के लिए देश के भीतर स्वास्थ्य सामान्य हो तथा युद्ध या बाह्य आक्रमण भय न हो, इसी स्थिति का विकेंद्रीकरण बना रहता है, जो असफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। विश्वास, जनता का स्वास्थ्य सामान्य हो, युद्ध बाह्य आक्रमण ना हो। दूसरा है शिक्षित और जागरूक जनता, सफल लोकतंत्र को जनता का शिक्षित और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक समानता की स्थापना, लोकतंत्र की सफलता हेतु यथासंभव आर्थिक समानता होना भी आवश्यक है, ताकि राज्य में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें बताइए। लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक शर्तें क्या है? तो इससे शांति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को मजबूत हो, समाज में आर्थिक समानता हो, जनता शिक्षित और जागरूक होना, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र में सफल संचालन के सुझाव दीजिए। लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु सुझाव, तो जनता या जन जागरूकता को बढ़ावा देना, दल बदल पर प्रभावी नियंत्रण, दल बदल से मतलब है पार्टियों को बदलना, जो नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, जैसे बीजेपी का नेता कांग्रेस में शामिल हो गया, तो उन पर प्रभावी नियंत्रण हो। तीसरा, राजनीतिक दलों के लिए आचरण संहिता निर्माण हो, उनका आचरण सही हो तभी वो चुनाव लड़ सकें। चौथा है, राजनीति में ब्लैक मनी अपराध आदि पर रोक लगाई जाए। ब्लैक मनी काला धन जिसे हम कहते हैं, मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ धन, इसे ब्लैक मनी कह सकते हैं। तो 5वां, सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ाकर सफल संचालन कर सकते हैं लोकतंत्र का। 6वां है, चुनाव आयोग की शक्तियों में वृद्धि करके, और 7वां है, आर्थिक असमानता को कम करके। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कल हम देखेंगे अध्याय 6, जिसमें केंद्र सरकार होगा। तो तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।